everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel Yes You Can. So as you all know, we have completed chemistry syllabus that is coming in your first terminals, and the link is given in the description box. For reference, you can go and check the link. And in this video we are going to start our biology with life processes. So let's start. इस चैप्टर को समझने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव. आप कैसे डिसाइड करोगे कि कोई ह्यूमन बीइंग, कोई एनिमल या कोई प्लांट जिंदा है या नहीं है? तो आप बोलोगे मैम अगर वो किसी टाइप की मूवमेंट शो कर रहा है तो हम बोलेंगे उसे कि वो जिंदा है, अदरवाइज नहीं है. बट क्या इफ दैट ह्यूमन बीइंग इज स्लीपिंग और दैट एनिमल इज स्लीपिंग, देन व्हाट विल यू से? आप बोलोगे मैम वो रेस्पायर कर रहा है, वो रेस्पिरेशन शो कर रहा है, ठीक है मैम वो तो जिंदा है. बट मान लो उस ह्यूमन बीइंग ने 5 मिनट के लिए अपनी सांस रोक ली, तो क्या उस 5 मिनट के लिए वो ह्यूमन बीइंग मर गया? नहीं. तो जब वो 5 मिनट उसने सांस रोकी हुई है तब भी उसकी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो ऑन गोइंग है. देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग ऑन इन हर और हिज बॉडी, राइट. ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपको लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तब भी वो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं बॉडी में. जैसे ह्यूमन बीइंग सो रहा है तो अगर उसने खाना खाया होगा तो उसकी प्रोसेस, उसका डाइजेशन का प्रोसेस उसकी बॉडी में चल रहा है. अगर वो कुछ ड्रीम देख रहा है तो उसका माइंड काम कर रहा है, ठीक है. रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो चल ही रहा है. फिर जो उसने बॉडी में खाना खाया वो खाना दूसरी सेल्स तक पहुंच रहा है, जिसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन. ऐसी बहुत सारी, उसको कोई चोट लगी हो तो वो उसका रिपेयर मैकेनिज्म, मेंटेनेंस मैकेनिज्म चल रहा है. तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कह सकते हैं कि बॉडी आपकी करती है इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग और यू आर स्लीपिंग, राइट. तो हमें अब ये समझ में आ गया कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होते रहते हैं तब भी जब हम कुछ नहीं करते हैं, राइट. इन्हीं मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की वजह से हम जिंदा हैं. अगर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नहीं होंगे तो हम नहीं जिंदा हैं, ठीक है. तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यही जो प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, जो ऑनगोइंग प्रोसेसेस हैं, इन्हीं प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. क्यों बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस? क्योंकि लाइफ के लिए ये चीज़ें, ये प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस ऑनगोइंग हैं इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग. बट आपको इस चैप्टर में जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है, इस लाइफ प्रोसेसेस में आपको 4 तरीके के लाइफ प्रोसेसेस. इसमें सबसे पहले जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो है न्यूट्रिशन, ठीक है. सेकंड पढ़ना है आपको रेस्पिरेशन. थर्ड आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन. फोर्थ आपको पढ़ना है एक्सक्रीशन, ठीक है. ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी है तो आपका लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड फॉर व्हाट? फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर एनर्जी. हम खाना खाते हैं क्यों? टेस्ट के लिए. टेस्ट के लिए तो खाते ही खाते हैं, इसलिए खाते हैं बेसिकली कि हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिले और क्या मिले हम लोगों को उससे? एनर्जी, ठीक है. तो ये हम न्यूट्रिशन क्या हो गया? सिंपली द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड. What? Intake of food for energy, right? हम खाना खा रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिले, ठीक है. ये एनर्जी हमें न्यूट्रिशन के प्रोसेस में मिलेगी नहीं, ये एनर्जी हमें मिलेगी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में. कब? जब जो खाना हमने, ये जो फूड खाया है इसका ब्रेक डाउन होगा. हमने जो खाना खाया है वो क्यों खाया? ताकि हमें उससे एनर्जी मिले. अब एनर्जी निकलेगी तब तो मिलेगी. तो इसमें क्या करेंगे? ब्रेकडाउन ऑफ फूड to provide energy, ठीक है. इस वाले प्रोसेस में क्या हो रहा है? आपने खाना खाया ताकि आपको एनर्जी मिले, ठीक है. लेकिन न्यूट्रिशन में आपको एनर्जी नहीं मिलती, ये बात याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आ गया रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या हुआ? जो आपने खाना खाया उस खाने से एनर्जी आपने निकाली, ठीक है. और ये एनर्जी आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो. खाने, बैठने, उठने, सब चीज़ों में ये एनर्जी ही यूज़ हो रही है आपकी, ठीक है. खाना हम खा रहे हैं ताकि हमें ये एनर्जी ही मिले, ठीक है. इसके बाद क्या होगा? ये जो एनर्जी निकली, ये जो हम खाना है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने एब्जॉर्ब कराए यहाँ पे रेस्पिरेशन के प्रोसेस, जहाँ पे ये जो आपने खाने में से न्यूट्रिएंट्स निकाले, ये न्यूट्रिएंट्स तो हर सेल को चाहिए ना भाई.
ये न्यूट्रिएंट्स तो हर सेल को चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि किसी एक चीज़ को मिलेगा किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन वैसे भी जो आपने नॉर्मली अपनी लाइफ में वर्ड सुना होगा वो क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। जैसे कहीं शिफ्टिंग करते हैं, कुछ करते हैं तो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, किस चीज़ का, फूड का, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, ठीक है। फूड तो बेसिकली डाइजेस्ट हो जा रहा है, तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो इट इज व्हाट, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी कह लो या फिर कह लो न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होता है ये इस ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस के थ्रू ही, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एक्सक्रीशन में क्या होगा, जो हम खाना खाते हैं, हम तो इतना फास्ट फूड खाते हैं और ये सब खाते हैं, तो उसमें तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ज़्यादा निकलेगा। तो जो हमने खाना खाया उसको डाइजेस्ट कर लिया, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सेल्स तक पहुंचा दिए, सेल्स ने खाना तोड़ के उसमें से एनर्जी निकाली, एनर्जी से एक्टिविटीज़ हो गई बहुत सारी हमारी डे टू डे। लेकिन जो हमने खाना खाया उसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट भी निकला, ठीक है। तो इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड यूजलेस वेस्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, खाना खाया, ठीक है। खाना खा के उसको तोड़ा ताकि उसमें से एनर्जी निकले, ये हो गया रेस्पिरेशन। खाना खाया, ये हो गया न्यूट्रिशन। उसको तोड़ा, उससे एनर्जी निकाली, रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्टेशन है, वो जो एनर्जी निकली, जो न्यूट्रिएंट्स आपने उस खाने से लिए, वो आपने एनर्जी तो सेल्स ही ले रही हैं, न्यूट्रिएंट्स आपने पूरे सेल्स तक पहुंचाए, या फिर जो आपने न्यूट्रिएंट्स बॉडी से उससे लिए, क्या नाम है, फूड से एक्सट्रैक्ट करे, वो न्यूट्रिएंट्स आपने हर एक सेल तक पहुंचाए। फिर जो आपने खाना पचाया था, जो डाइजेस्ट किया था, उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकला। ये वेस्ट मटेरियल, ये जो हार्मफुल और यूजलेस वेस्ट मटेरियल है, ये आपने क्या नाम है, एक्सक्रीशन करने के लिए क्या नाम है आपका किडनी में चला गया, ठीक है, ताकि वहाँ पे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना काम कर सके, ठीक है। तो ये दो तरीके की वेस्ट की यहाँ पे मैंने बात की है, पहला हार्मफुल और दूसरा यूजलेस। हार्मफुल क्या होता है, हार्मफुल होता है जो हमारी बॉडी में रहेगा तो हमें किसी ना तरह बाय द वे, डायरेक्ट और द इनडायरेक्ट वे, वो हम लोगों को हार्म करेगा, ठीक है। और यूजलेस क्या होता है, यूजलेस वो जो हमारी बॉडी में रहेगा तो किसी काम का नहीं है, बस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अभी न्यूट्रिशन। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन हमने क्या पढ़ा, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, for energy and nutrients, right? अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खाने में प्रेजेंट होते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। हमारे जो मिनरल्स हो गए, आयंस हो गए, आयंस हो गए, CO2 हो गया, H2O हो गया, ये सब आपके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। इन सब से मिलके जो बनते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब जो होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। आप समझ जाओ, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब जो होते हैं ये आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये सब चीज़ें प्रोसेस आ रहा है न्यूट्रिशन होते हैं आपके दो टाइप के, न्यूट्रिशन होते हैं आपके टू टाइप्स के। पहला ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक जैसा कि नेम इसका है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एज द नेम सजेस्ट, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स बनाना, तो क्या हो गया, खाना बनाना। तो ऑटोट्रॉफिक क्या हो गया, सेल्फ मेड होते हैं ये, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, एंड क्लोरोफिल। अब ये क्या, जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो गए, प्लांट्स,
और BG ये सुना होगा आपने, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब दोनों ही ये फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, अपना खाना खुद से बनाते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट्स हैं ये कैसे करते हैं, क्योंकि ये लाइट से अपना खाना बना रहे हैं इसलिए हम उसको बोलते हैं फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि फोटो क्या है यहाँ पे, लाइट से खाना बना रहे हैं तो इसको बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये जो सिंथेसाइज कर रहे हैं फूड तो इसको फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। इसके अलावा आपके एक कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं जो केमिकल्स के ब्रेकडाउन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में होता है, प्लांट्स में होता है। ये क्या करते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, ये किसी के ऊपर अपने खाने के लिए डिपेंड नहीं है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है। इसके अलावा आता है आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ये क्या होता है, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ये अपना खाना बनाने के लिए मतलब खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। बाय द वे ये मतलब ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट है, बट स्टिल ये इनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक क्योंकि ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये होते हैं आपके 3 टाइप के, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और तीसरा होता है होलोजोइक, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक कौन से होते हैं, सेप्रोफिटिक जो डेड और डीके चीज़ों पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डीके मटीरियल्स, ठीक है, डेड और डी के चीज़ों पे डिपेंड रहेंगे ये अपना खाना लेने के लिए, ठीक है। इसके अलावा पैरासिटिक क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं जो अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं, उसका खून भी चूसते हैं और उसको मारते नहीं है, किल नहीं करते हैं ये प्रॉपरली उसको, ठीक है। ये पैरासिटिक क्या करेंगे, अपने होस्ट से खून ले लेंगे, जैसे कि लीच जोक होता है, जैसे कि लीच। वॉर्म्स क्या होते हैं, हमारे पेट में रहते हैं, हम लोगों को कुछ एसिड नुकसान, जैसे बच्चों के पेट में कभी कभी कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कीड़े क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान कर, लेकिन उस आदमी को मार नहीं रहे हैं, उस बच्चे को कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं कर रहे हैं जिससे बच्चे की डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो लाइस होती हैं, लाइस जुएं जो होती हैं, ये अगर बच्चों के सर में या किसी के भी सर में आ जाती हैं तो खून चूसती हैं बट ऐसा उसको किल नहीं करती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका होलोजोइक। होलोजोइक में आपका एग्जाम्पल है अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन ही आपको पढ़ना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना पूरा का पूरा अपने अंदर ले रहा है, उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन सब खुद ही कर रहा है, ये सारे प्रोसेसेस आपके वो बंदा खुद ही कर रहा है, वो ह्यूमन बीइंग खुद ही कर रहा है। तो अमीबा और ह्यूमन बीइंग्स, इसके अंदर ये होलोजोइक का प्रोसेस होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जिसमें वो सारा का सारा खाना खुद ले लेता है, उससे रिलेटेड सारे प्रोसेसेस, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन सब कुछ खुद ही करता है, ठीक है। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बीजीए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है यहाँ पे प्लांट्स के बारे में, बेसिकली फोटोसिंथेसिस के बारे में, और यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमें पढ़ना है यहाँ पे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमें अमीबा और ह्यूमन बीइंग दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। देन न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन भी 2 टाइप के पढ़ ली, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, सेल्फ मेड, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर देयर फूड, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। ये 3 टाइप के होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सेप्रोफिटिक जो डेड और डीके ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड, और पैरासिटिक जो होस्ट होता है उससे और खून चूसते हैं, उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं बट उसको किल नहीं करते हैं, ठीक है। और होलोजोइक क्या होते हैं, जो खाना पूरा का पूरा अपने अंदर रख लेते हैं और उसका से रिलेटेड सारे जो प्रोसेसेस होते हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन, ये सारे प्रोसेसेस वो ह्यूमन बीइंग या अमीबा वो खुद करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अमीबा और ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना है, और यहाँ पे पढ़ना है हमें प्लांट्स से रिलेटेड फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो सबसे पहले कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस समझ लेते हैं, क्या होता है फोटोसिंथेसिस? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, राइट। ये खाना बनाने का प्रोसेस है जो प्लांट्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ताकि उससे वो क्या प्रिपेयर कर सकें, ग्लूकोज प्रिपेयर कर सकें। तो क्या होता है CO2 के प्रेजेंस में, CO2 एंड H2O, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, और साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स कुछ रिलीज होते हैं और निकलती है ऑक्सीजन। और क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कर लेना। CH12 और ये होता है, ठीक है, ये होता है, इसको बैलेंस कर लेंगे। इसकी बैलेंसिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस में, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, ये मैंने बताया था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपको बताए थे। तो ये कौन सा टाइप का न्यूट्रिएंट है, ये है आपका इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। सिंपल है ना, तो सिंपल है तो कौन सा हो गया, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। और ये कौन सा न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज है ना ये, ठीक है। तो अब एक फोटो देख लेते हैं, जैसे कि ये मान लो रूट्स हैं किसी प्लांट की, ठीक है, और ये है आपका प्लांट। उतना सुंदर प्लांट नहीं है बट है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूसली जो रूट्स है, रूट से इसको क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली इसको रूट से क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। यहाँ से इसको सनलाइट मिल रही है और CO2 ये एटमॉस्फेयर से ले रहा है, ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं। क्लोरोफिल इसका यहाँ पे है और सनलाइट इसको मिल ही रही है। तो और वाटर कहाँ से मिल रहा है, नीचे से, रूट से इसको कंटिन्यूसली वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, और O2 मिलेगी, O2 मिलेगी जो ये जो एनवायरनमेंट में दे देगा, जो जिसकी रिक्वायरमेंट हम लोगों को है। साथ ही साथ कोई फ्रूट बनाएगा, कुछ बनाएगा, तो उससे मिल जाएगा आपको ग्लूकोज, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो अभी हम बात करेंगे, और तो इन द प्रेजेंस ऑफ CO2 की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, ऑक्सीजन, और साथ ही साथ ग्लूकोज बना लेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली में हुआ क्या, या हम कह सकते हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है और ये बहुत ज़्यादा इजी है और एक समझने की बस देर है, ठीक है। तो समझ लेते हैं डायग्रामेटिकली पहले। ये है सेल, प्लांट सेल का एक ऑर्गेनेल जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसके अंदर इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम थाइलेकोइड। ये एक जो है, एक को बोलेंगे, ये मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रही हूँ, ये जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये एक को बोलते हैं हम थाइलेकोइड, ठीक है। और ऐसे ऐसे जो ये स्ट्रक्चर्स होंगे, इस पूरे को हम बोलेंगे ग्रैनम, ठीक है। इसी के बीच में यहाँ पे होते हैं आपके क्लोरोफिल्स, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे क्लोरोफिल होंगे। जैसे ही यहाँ से सनलाइट मिलेगी, ये क्लोरोफिल हो जाएंगे एक्साइट होंगे, तो ये क्या रिलीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, और साथ ही साथ निकलेगी एनर्जी, ठीक है। इस प्रोसेस के साथ साथ ये जो वाटर, देखो वाटर तो इस सेल में है ही ना, क्योंकि वाटर तो आपने यहाँ पे देखा था कि वाटर तो इसको रूट से ही मिल रहा था, वाटर इसको रूट से रेगुलरली प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो सेल के पास वाटर तो अपना है ही। तो जो ये वाटर है, ये क्या होगा, ये वाटर स्प्लिट हो जाएगा O2 में और H2 में, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा O2 को अभी आप बाहर निकाल दो, ये एनवायरनमेंट में निकल जाता है, ठीक है। और जो क्या नाम है, इसके साथ एनर्जी रिलीज हुई और जो H2 रिलीज हुआ, H2 की बात और वो एनर्जी की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। और इसके साथ भी निकल गई एनर्जी। ये जो एनर्जी यहाँ से निकली है और ये जो एनर्जी यहाँ से निकली है, ये एनर्जी ये निकलती है बेसिकली ATP और NADPH की फॉर्म में।
क्या होता है एडीपी और क्या होता है एनएडीपीएच, ये आपके सिलेबस में भी फिलहाल नहीं है। बस आपको ये करना है कि जो दो एनर्जी निकल रही है, इतनी सारी जो एनर्जी है, ये किस फॉर्म में निकल रही है, एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में। ठीक है, ये रिएक्शन होती है आपकी लाइट रिएक्शन। इस रिएक्शन को, जो ये थाइलाकॉइड की साइड हो रही है, थाइलाकॉइड में जो हो रही है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इसको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ इस लाइट रिएक्शन के साथ साथ एक डार्क रिएक्शन भी होती है, जो क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पोर्शन में होती है उसको। लेकिन डार्क रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसको लाइट की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो डार्क रिएक्शन रात में हो रही है, नहीं, ये इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली रिलीज हो रही है, क्योंकि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है यही उस डार्क रिएक्शन में हेल्प करेगी। क्योंकि इसे एनर्जी ऑलरेडी इस लाइट रिएक्शन से मिल जा रही है, तो इसे और किसी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अब जो डार्क रिएक्शन है उसकी बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ से एटमॉस्फेयर से उसको मिल रही है CO2, ठीक है, यहाँ से मिल रही है एनर्जी। ये जो एनर्जी है, ये CO2 और ये एनर्जी, ये दोनों मिलके बना लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। क्या बना लेते हैं? शुगर्स कह लो या तो, ठीक है, यहीं से बन गया इसका शुगर, जो इसका खाना है। ठीक है, क्या हुआ पहले कि सबसे पहले लाइट एनर्जी पड़ी, क्लोरोफिल पे पड़ी, क्लोरोफिल हुए एक्साइट, उन्होंने एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया और साथ ही साथ एनर्जी भी निकल गई। सिमिलरली साइमल्टेनियसली क्या प्रोसेस हो रहा है? वाटर क्या हुआ? वाटर स्प्लिट हो गया, उससे वाटर किस में स्प्लिट हुआ? O2 में और H2 में। ये H2 अब जो थर्ड टाइप का होगा प्रोसेस में बात करेंगे उसकी, लेकिन O2 रिलीज हो गया और साथ में एनर्जी निकल गई। ये एनर्जी किस फॉर्म में निकली? एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? CO2 किस में चेंज हो रहा है? फिर ये क्या हुआ? ये जो एटीपी और एनएडीपीएच निकली, ये CO2 के साथ मिल के क्या बना लिया उसने? C6H12O6 बना लिया। अब आप देखो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है, CO2 में क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या बन गया? C6H12O6 बन गया। मतलब क्या हो गया? H जुड़ गया। ये जो यहाँ से H निकला था, ये जो मैंने अभी बोला था ना कि O2 और H2 बना है, ये H ही यहाँ पे पर्टिकुलरली जाके मिलता है। ठीक है, और ये क्या हो गया? CO2 का देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है? रिडक्शन का प्रोसेस है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि CO2 का रिडक्शन हो गया किसमें? ग्लूकोज में या फिर शुगर में। ठीक है, तो क्या हो गया? ये पूरा प्रोसेस आपका इवेंट सबसे पहला क्या हुआ? सबसे पहले क्या हुआ कि लाइट एनर्जी को आपने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, फिर उस लाइट एनर्जी को आपने केमिकल, ये क्या है? ये केमिकल एनर्जी तो एटीपी और एनएडीपीएच क्या है? ये केमिकल एनर्जी तो है। ये जो लाइट एनर्जी है उसको आपने केमिकल एनर्जी में चेंज किया, ये आपका सेकेंड पॉइंट। इसी के साथ साथ एक प्रोसेस कौन सा हो रहा था कि ये जो वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा था किसमें? O2 में और H2 में। ये H2 का क्या हुआ, ये आगे बात करेंगे। थर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है? थर्ड प्रोसेस में ये जो H2 है, ये मतलब क्या हो रहा है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका रिड्यूस हो रहा है, उसका रिडक्शन, और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, ये हो रही है। और ये वाली जो रिएक्शन है ये आपकी हो रही है थाइलाकॉइड में, और ये वाली रिएक्शन हो रही है आपकी स्ट्रोमा में। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी डार्क रिएक्शन हो रही है स्ट्रोमा में और लाइट रिएक्शन होती है थाइलाकॉइड में। ये आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, क्योंकि इस बार जो पैटर्न एग्जाम का वो एमसीक्यू है, तो ये पक्का से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पूरे चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ओवरऑल आपने इवेंट्स कौन कौन से पढ़ लिए? पहला इवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सेकेंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कौन सी फॉर्म में? एटीपी और एनएडीपीएच की फॉर्म में। देन simultaneously which process is going on? Splitting of water molecule into H2 and O2, then reduction of carbon dioxide into glucose। लाइट रिएक्शन, इसके साथ साथ इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में कौन से दो रिएक्शंस हो रही हैं? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट चाहिए इसलिए उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को लाइट एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको ये लाइट रिएक्शन ही एनर्जी प्रोवाइड करा रही है, इसलिए उसको एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। याद रखना कि डार्क रिएक्शन को ये मतलब नहीं है कि वो रात में होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तब हम पढ़ चुके हैं क्या क्या, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में जो बदल देते हैं इस प्रोसेस को, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, इसके बाद हमने इवेंट्स पढ़ लिए। इवेंट्स में क्या हो रहा है? सबसे पहला स्टेप हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, देन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, देन एंड द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H2 एंड O2, देन द थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू
ग्लूकोज। समझ में आ गया? इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है एयर का, जैसे ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में जा रही है या ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है, ये किस चीज़ के थ्रू हो रहा है? ये एक्सचेंज हो रहा है स्टोमेटल पोर्स के थ्रू, जो किस में प्रेजेंट है? लीव्स के टिप पे प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया स्टोमेटा बना रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया जब ये कंप्लीटली बंद है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लैसिड कंडीशन। जब यहाँ से कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, जब ये पोर एकदम क्लोज्ड है, तो इसको बोलते हैं हम फ्लैसिड कंडीशन। जब धीरे धीरे जब किसी चीज़ का एक्सचेंज करना होता है तो क्या होगा, कुछ ना ओपनिंग होनी चाहिए, तभी तो वो किसी चीज़ से बाहर से कुछ एक्सचेंज करेगा। तो ये जब ओपनिंग खुल जाती है इस तरीके से, ये ओपनिंग जब ओपन हो जाती है इस तरीके से ओपन हो जाएगी, तो अब हम इसको बोलेंगे टर्जिड कंडीशन। क्या बोलेंगे? टर्जिड कंडीशन। जब फ्लैसिड कंडीशन होती है तो किसी चीज़ का एक्सचेंज नहीं होता। जब इसके अंदर पूरा पानी भर जाता है तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है? टर्जिड कंडीशन, जिसके थ्रू अब इससे एयर का भी एक्सचेंज हो सकता है। मतलब जो प्लांट ने ऑक्सीजन निकाली है वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जा सकती है, और जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जा सकता है। और जो आपने ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस सुना होगा, जिसमें द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ये भी होता है ये स्टोमेटल पोर्स से, ठीक है। ये होते हैं गार्ड सेल्स इसको क्या करते हैं? कवर करके रखते हैं। जब ये खुल जाती हैं तो इसको बोलते हैं टर्जिड कंडीशन। जब ये क्लोज्ड में रहेंगी तो उसको बोलेंगे हम फ्लैसिड कंडीशन, ठीक है। इसके साथ साथ आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स आपके इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं, फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। तो वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं? याद रख लो, PINMW। पी से फॉस्फोरस, वैसे तो बहुत और कुछ का भी यूज़ होता है बट आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतने दे रखे हैं। आई से आयरन, एन से नाइट्रोजन, एम से मैग्नीशियम, डब्ल्यू से वाटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से? PIN, पिन से याद रख लो, और MW कुछ भी बना लेना अपने हिसाब से ट्रिक याद रखने के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है? फॉस्फोरस, आयरन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एंड वाटर, ठीक है। इसके साथ साथ आपका फोटोसिंथेसिस हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। तो हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है, ठीक है। इसमें भी हमने एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि जो वो ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खाना पूरा अपने अंदर डाल लेते हैं और उससे रिलेटेड सारे प्रोसेसेस जैसे कि इंजेशन, फिर डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, देन इजेशन, ये सारे फूड से रिलेटेड प्रोसेसेस वो उसकी बॉडी के अंदर होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे दो चीज़ें हैं, जैसे कि अमीबा जो आपको एनसीईआरटी में पढ़नी है, वो है अमीबा और ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमीबा के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अमीबा के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करेंगे। तो अमीबा में क्या होता है? इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होते हैं इसके सूडोपोडिया। ये मान लो कोई फूड पार्टिकल इसके पास आया, ये क्या है? इसका फूड पार्टिकल है, ठीक है। जैसे ही इसके पास कोई फूड पार्टिकल आता है, इसके जो सूडोपोडिया है वो उस फूड को कवर कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा, किस में आएगा? एक फूड वैक्यूल में। ये है इसका फूड वैक्यूल, ठीक है। ये फूड पार्टिकल है, इस फूड वैक्यूल के अंदर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट करेंगे और इस फूड पार्टिकल, क्योंकि बायोकैटलिस्ट होते हैं एंजाइम, तो उसका क्या कर देंगे? खाने को तोड़ के उसको डाइजेस्ट कर देंगे। क्या बोलेंगे? तो इसको यहाँ पे हो जाएगा आपका डाइजेशन का प्रोसेस,
इस प्रोसेस को बोलेंगे डाइजेशन। यहाँ पे फूड पार्टिकल क्या हो गया, पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है फूड वैक्यूल के अंदर। अब क्या होगा, खाना फूड वैक्यूल में तो रहेगा नहीं, खाना तो पूरी बॉडी को चाहिए, तो वहां से क्या होगा, खाना फूड वैक्यूल से निकलता है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये इसके फूड वैक्यूल से पूरी बॉडी में चला जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, तुमने क्या किया, उस फूड से जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स, खाना तो डाइजेस्ट हो चुका है, उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी पार्ट में फैल गए, उसको बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। इसके बाद क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल आपने खाया, इससे अब आप एनर्जी लोगे, ये जो है अब पूरे बॉडी पार्ट में एनर्जी देगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम एसिमिलेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब्ड फूड। खाना जो एब्जॉर्ब हो गया है, उस एब्जॉर्ब्ड फूड से अब उससे एनर्जी निकालेगा वो। इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, वो जो खाना आया वो पूरी बॉडी में चला गया, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। अब जो वो एब्जॉर्ब्ड फूड है, उससे जो एनर्जी निकालने का प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, वो पूरी बॉडी में अब उसको एनर्जी मिल गई है। ये एनर्जी वो किस चीज़ में यूज़ करेगा, डे टू डे एक्टिविटी में, जो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें यूज़ करेगा। अब फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, अब जितना खाना उसने खाया उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलेगा, तो फिर वो वापस से वेस्ट मटेरियल क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। इसको बोलते हैं इजेशन। थोड़ा सा समझ लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस जैसे उसने फूड पार्टिकल का इंटेक किया था, वैसे ही वो उसको बाहर निकाल देगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इजेशन। तो कितने प्रोसेस हुए, सबसे पहले फूड का क्या हुआ, इंजेशन, फूड बॉडी के अंदर गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट में उसका हो गया डाइजेशन, फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट हो गया। किसके थ्रू, बहुत सारे एंजाइम्स ने काम किया। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं, तो वो खाने का ब्रेक डाउन कर देते हैं, खाने को तोड़ देते हैं अच्छे से और उसको कर देते हैं डाइजेस्ट। ठीक है, खाना डाइजेस्ट हो गया, अब वो खाना क्या होगा, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, पूरी बॉडी में चला गया वो खाना, पूरी बॉडी ने वो खाना एब्जॉर्ब कर लिया। अब उस एब्जॉर्ब्ड फूड से एनर्जी निकालने का प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन हो गया, पूरी बॉडी को एनर्जी मिल गई, जो एनर्जी मिली उससे डे टू डे लाइफ करेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज़ करेंगे। देन इजेशन में क्या हो गया, जो भी वेस्ट मटीरियल था, जो भी यूजलेस वेस्ट था, वो सारा बॉडी से बाहर निकाल दिया। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इजेशन। ये सारे प्रोसेसेस ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं। अब इसके बाद हम ह्यूमन बींग्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि उसके अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, उसको न्यूट्रिशन फूड खाना, उसको डाइजेस्ट करना, उससे न्यूट्रिशन कैसे उसको मिलता है। ठीक है, तो फटाफट से अब इसके बाद हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसके सेंटर लाइन पे एक एलिमेंट्री कैनाल होता है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल 6 to 9 मीटर की रेंज में वेरीड करता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द हाइट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जितनी ह्यूमन बीइंग की हाइट होगी उतना ज़्यादा लंबाई एलिमेंट्री कैनाल होगा। तो 6 to 9 मीटर्स एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये 6 to 9 मीटर्स का होता है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक का, माउथ से लेकर के और एनस तक, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, सबसे पहले जब हम माउथ ओपन कर रहे हैं तो ये क्या है, पूरी बकल कैविटी है। ठीक है, सबसे पहले हम खाने का इंटेक क्या करते हैं, कैसे लेते हैं, माउथ से। तो बकल कैविटी में क्या क्या आ गया, बकल कैविटी में आता है आपका माउथ। माउथ क्या है, माउथ इज गार्डेड बाय लिप्स, माउथ इज गार्डेड बाय लिप्स। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें टीथ, इसके बाद आता है टंग, टंग के बाद पैलेट, इसके बाद करेंगे हम सैलिवरी ग्लैंड्स की बात। ठीक है, माउथ में आपको इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ की। तो माउथ क्या है, माउथ इज गार्डेड बाय लिप्स, लिप्स के थ्रू क्या है, माउथ पूरा कवर्ड है। देन इसके बाद टीथ, टीथ किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, क्रशिंग में और च्यूइंग में हेल्प कर रहे हैं। किस चीज़ में, खाना जो आप खा रहे हो उसे तोड़ रहे हैं, बेसिकली क्रशिंग कर रहे हैं और च्यूइंग में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है,
इसके बाद टंग। टंग क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो हेल्प कर रहा है आपको, इतना मस्कुलर है, उसके अंदर इतनी सारी मसल्स हैं तो आपको हेल्प कर रहा है बोलने के लिए, ठीक है। तो आपको स्पीकिंग में ये हेल्प करता है। और किस में हेल्प कर रहा है? मिक्सिंग में, खाने को मिक्स करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। टंग के, ये जो टंग होती है इसका जो टिप वाला पार्ट होता है, ये साइड वाला, और ये वाला, ये होता है सॉर एंड सॉल्टी। ये सॉर एंड सॉल्टी दिखाता है। ये पीछे वाला पार्ट है, इसको मैं बैक लिख देती हूँ। ये जो बैक साइड वाला पार्ट है ये आपको बिटर टेस्ट दिखाता है, और ये जो फ्रंट वाला पार्ट है ये आपको स्वीट टेस्ट रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। इसमें टेस्ट, हमारी जो टंग होती है, टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स हमें सॉर, सॉल्टी, बिटर एंड स्वीट, ये सब के बारे में बताता है। तो फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है वो स्वीट, देन साइड में सॉर एंड सॉल्टी, और लास्ट वाला जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसमें हमें बिटर टेस्ट रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। देन पैलेट। पैलेट होता है ये ऊपर वाला पोर्शन, आगे वाले पार्ट को बोलते हैं हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, और पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। इसके बाद आता है सैलिवरी ग्लैंड्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ कहाँ होते हैं? जॉ के नीचे, टंग के नीचे, जॉ के पीछे, सॉरी थोड़ा पीछे, और टंग के नीचे, और ये कान के पीछे, यहाँ पे ये 3 जगह होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवा, ठीक है। ये जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ, ये क्या करेगा बेसिकली, ये जो सलाइवा है इसके अंदर कुछ सलाइवा का साथ ही साथ थोड़ा सा वाटरी हो, जैसे किसी चीज़, किसी टेस्टी चीज़ को देख के माउथ वाटरी हो जाता है ना, तो बेसिकली वो सलाइवा ही है, ठीक है। ये जो सलाइवा है ये खाने के साथ मिक्स होके खाने को बहुत ज़्यादा गीला गीला सा बना देता है, जिसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस, ठीक है। ये जो सलाइवा है ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। कंप्लीटली स्टार्च का डाइजेशन नहीं करता है ये जो सलाइवा है, ये हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, बट कंप्लीटली स्टार्च का डाइजेशन ये नहीं करता है। ये सिर्फ स्टार्च का 30% डाइजेशन करता है। देखो, हर चीज़ का जो फाइनल डाइजेशन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है, ये बात याद रखना। यहाँ पे इसका सिर्फ 30% डाइजेशन होगा, और इसको ये कन्वर्ट कर देगा किस में? माल्टोज में। माल्टोज में, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है, वैसे शुगर आप समझो, आपको डाइसैकेराइड समझने की जरूरत नहीं, ये एक शुगर है, ठीक है। इसको हम सैलिवरी अमाइलेज को हम क्या सिक्रेट करता है? सलाइवा ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा? सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज किस चीज़ का डाइजेशन करेगा? स्टार्च का। सैलिवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? सैलिवरी अमाइलेज। सलाइवा भी बेसिकली वही चीज़ है। देन डाइजेशन हो गया किसका? स्टार्च का, इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज, ठीक है। माल्टो स्टार्च का भी 30% ही डाइजेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये सलाइवा क्या है? जो वाटरी हो जाता है ना हमारा माउथ, बेसिकली उसको हम बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया है माउथ के बारे में, टीथ के बारे में, टंग के बारे में, ठीक है। अब खाना का क्या हो गया? माल्टोज भी हो गया, खाना हो गया डाइजेस्ट। अब इसके बाद जो खाने को हम स्वलो करेंगे, ये जो स्वलो वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है। खाना बकल कैविटी से फिर सीधा अब कहाँ जाएगा? इजोफेगस में। खाना माउथ में, बकल कैविटी में इतनी सारी चीज़ें हो गई माल्टोज का। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा पार्ट है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ पे किसी भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता, ये क्वेश्चन आएगा। कहाँ नहीं होता ये हम बात करेंगे, बट माउथ लिख के मत आना। क्यों? क्योंकि माउथ में आपका माल्टोज का डाइजेशन होता है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्या नाम है, माउथ में आपका स्टार्च का डाइजेशन होता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। तो माउथ कंप्लीटली मत लिख के आना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इजोफेगस में। तो इजोफेगस में किसी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है, और सिर्फ ये खाने को कहाँ लेके जा रहा है? बकल कैविटी से लेके जा रहा है स्टमक में। अब हमारा फाइनली खाना आ गया स्टमक में। अब हम स्टमक में कैसे डाइजेशन होगा इसकी बात करते हैं। अब हमारा खाना कहाँ आ गया? स्टमक में, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टमक। यहाँ इजोफेगस था, इजोफेगस से खाना आया, यहाँ पे हो गए आपके स्फिंक्टर्स। ये है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर्स का क्या काम होता है?
स्फिंक्टर्स का काम क्या होता है कि खाना जो यहाँ से आया इसका बैक फ्लो को ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ, जो एक बार खाना आ गया वो आ गया, अब वो बैक फ्लो नहीं होगा अनटिल अनलेस किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो तब। तो फिर स्फिंक्टर्स क्या करेंगे, खाने का बैक फ्लो रोकेंगे बेसिकली, ठीक है। तो हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रीट करते हैं, देखो HCl, म्यूकस और सिक्रीट करते हैं पेप्सिन। ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं हमारे स्टमक में। सबसे पहले HCl का क्या काम होता है, HCl क्या करेगा, HCl है, इसका pH भी कितना होता है पता है, 1 to 2। सोचो कितना ये हाईली एसिडिक pH है इसका, ठीक है। ये जो HCl होता है इसका काम क्या होता है, ये जो खाना यहाँ से आ रहा है सबसे पहले क्या होगा, ये जो वॉल्स हैं, ये जो वॉल्स है स्टमक की, ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर वॉल्स होती हैं। कौन सी वॉल्स होती हैं, मस्कुलर वॉल्स। ये मस्कुलर वॉल्स क्या होंगी, सबसे पहले ये मूव ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगी काफ़ी ज़्यादा, तो उससे सबसे पहले खाना होगा मिक्सअप, किसके साथ, HCl के साथ मिक्स होगा। HCl क्या करेगा, सबसे पहले खाने के साथ मिक्स जब हो जाएगा तो खाने के अंदर जितने भी जर्म्स हैं उनको किल कर देगा, किल्स जर्म्स। और खाने का pH कैसा कर देगा, क्योंकि ये खुद एसिड है तो खाने का pH क्या कर देगा, pH बना देगा एसिडिक, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, पेप्सिन। HCl का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये जो पेप्सिन है ये पेप्सिनोजन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है स्टमक में, ठीक है। पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहता है, ठीक है। जब खाना पेट में नहीं होता, जब कोई आदमी कुछ खाता नहीं है, खाली रहता है पेट, तब ये बहुत इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ही खाना स्टमक में जाएगा तो HCl इसको क्या करेगा, एक अलार्म सा देगा, तो इससे ये पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा उस टाइम पेप्सिन में। तो HCl का एक और काम हो गया, एक्टिवेट्स द पेप्सिन, एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन टू पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में चेंज करता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बट पार्शियली। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा पार्शियली। फिर आ गया म्यूकस। म्यूकस का क्या काम होता है, एक्चुअली जो ये HCl होता है, ये HCl तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, 1 to 2 इसका pH है, कितना हाईली एसिडिक है, तो ये इसकी वॉल्स को ना अफेक्ट कर दे, ये वॉल्स को कोरोड ना कर दे। जो एसिड है, एसिड का नेचर कैसा होता है, कोरोसिव, तो ये इसको कोरोड ना कर दे, इसको कुछ नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए जो म्यूकस होता है ये एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, ये स्टिकी सब्सटेंस होता है जो प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टमक। इस वॉल को, इस मस्कुलर वॉल को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम HCl, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, खाना इजोफेगस से आया और स्फिंक्टर ने क्या किया, उसका बैक फ्लो रोक दिया, ठीक है। फिर इसकी जो मस्कुलर वॉल्स थी उसमें खाने का बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प से बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हुई, मस्कुलर वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से खाना मिक्स हो गया, किसके साथ, HCl के साथ। HCl क्या करेगा, HCl खाने के अंदर जो जर्म्स हैं उनको किल कर देगा, फिर pH उसका एसिडिक बना देगा, एक्टिवेट कर देगा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, और पेप्सिन फाइनली करेगा उसका डाइजेशन, प्रोटीन्स का डाइजेशन, बट कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर पाएगा, करेगा पार्शियली डाइजेशन, ठीक है। देन इसके बाद म्यूकस क्या करेगा, HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक है इसका pH, तो उसके pH, उसका जो एसिडिक नेचर है वो उसकी वॉल्स को अफेक्ट ना करे, इसलिए म्यूकस उसकी वॉल्स को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम HCl, ठीक है। इसके बाद फिर खाना हमारा आ जाएगा यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी स्फिंक्टर्स होंगे ताकि खाना वापस से स्टमक में ना चला जाए। अभी हमारा खाना स्टमक से आ गया है अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, खाना हमारा कहाँ से आ गया है अभी, स्टमक से, ठीक है। स्फिंक्टर होगा, बैक फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। ये सिक्रीशंस इसको मिलती हैं, यहाँ पे मिल गया है एक पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज, ये है आपका लिवर, ये है आपका पेनक्रियाज, ठीक है। ये सिक्रीशंस यहाँ देगा,
ये भी सिक्रेशंस यहाँ देगा और ये फाइनली एक ही साथ मिलके आती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लीवर क्या सिक्रीट करेगा? बाइल जूस। ठीक है, पेनक्रियास क्या सिक्रीट करेगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये दोनों इसमें जाएंगे। यहाँ से जो खाना आ रहा है ये कौन सा है? हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। ये जो ट्रिप्सिन और लाइपेज है, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का डाइजेशन, लाइपेज करता है लिपिड्स का डाइजेशन। बट ये दोनों जो एंजाइम हैं ये एक्टिव होते हैं, ये जो दोनों सिक्रीशंस हैं ये एक्टिव होते हैं बेसिक पीएच पे। तो प्रॉब्लम क्या आ गई कि खाना जो वहाँ से आ रहा है, बेसिकली देखो जो वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थी उसने क्या सिक्रीट किया था? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या था? HCl था। HCl का पीएच तो बहुत ज़्यादा एसिडिक था, जो जब खाने के साथ मिला तो खाना भी कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। अब जब खाना आ रहा है एसिडिक और ट्रिप्सिन और लाइपेज काम करेंगे बेसिक पीएच पे, ये एक्टिव होंगे बेसिक पीएच पे, तो खाने को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? बेसिक बनाना पड़ेगा। तो ये जो बाइल है ये काम करता है। बाइल क्या करता है? ये फूड के साथ बाइल मिक्स हो जाता है और बना लेता है, खाने को बना देता है एल्कलाइन, एल्कलाइन कर देता है। मतलब उसका एसिडिक जो नेचर था वो हो जाता है ख़त्म और खाना हो जाता है अब एल्कलाइन। अब जब खाना एल्कलाइन हो गया, बेसिक नेचर का हो गया, तो ट्रिप्सिन और लाइपेज इस पे दोनों काम करेंगे। ठीक है, जैसे ही खाना इसके ऊपर आया, बाइल का एक और काम होता है। क्या होता है बाइल का काम? सबसे पहले तो खाने को इसने बना दिया एल्कलाइन, प्लस क्या कर दिया? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सबसे पहले बाइल ने क्या किया? खाने जो लिपिड्स थे, जो इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे फैट के, उसको छोटा बना दिया, उसको छोटा बना दिया। किसने? बाइल ने। ये काम किया बाइल ने। फिर मैंने आपको क्या बोला कि लिपिड्स का भी डाइजेशन कर, लाइपेज क्या करता है? लिपिड्स का डाइजेशन करता है। इसके बाद इन देखो जो लिपिड्स है वो इतने बड़े बड़े फैट्स के मॉलिक्यूल पे काम नहीं कर सकता है, तो वो काम तो इसका आसान कर दिया बाइल ने ही। अब इसके ऊपर लिपिड्स काम करेंगे और इसका हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा एकदम छोटे छोटे। अब ये जो लिपिड्स हैं, ये जो फैट्स हैं, एकदम छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ट्रिप्सिन क्या काम करेगा? ट्रिप्सिन भी जो काम करता है वो एल्कलाइन पीएच पे ही करता है। ये भी हल्का फुल्का हेल्प करता है इसको एल्कलाइन नेचर करने के लिए, क्योंकि खुद काम करेगा किस पे? एल्कलाइन नेचर पे। तो ये भी हेल्प करता है खाने को एल्कलाइन बनाने में, और ये करता है प्रोटीन का डाइजेशन, बट पार्शियली। अभी भी ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? खाना आया स्टमक से जिसका पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक था, तो यहाँ पे इसको सिक्रीशन मिले किससे? बाइल जूस से। बाइल जूस लिवर ने दिया बाइल जूस, और पेनक्रियाज ने दिया ट्रिप्सिन और लाइपेज। बाइल जूस की हेल्प से खाना बन गया एल्कलाइन और हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट भी टूट गया। फिर इसके साथ ट्रिप्सिन और लाइपेज भी आए थे। ट्रिप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन का डाइजेशन कर दिया, लाइपेज ने लिपिड्स का डाइजेशन कर दिया। जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के बाद भी थोड़े बड़े बड़े जो फैट के मॉलिक्यूल्स थे उन सबको और छोटा कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होएगा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ये इंटेस्टाइनल जूस करेगा फाइनली सबका डाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जिन सब चीज़ों का डाइजेशन हुआ है, चाहे प्रोटीन्स का यहाँ पे, चाहे लिपिड्स का, ये कंप्लीट डाइजेशन अभी भी नहीं हुआ था। ये इंटेस्टाइनल जूस फाइनली सब चीज़ों पे एक्ट करेगा और अब उसका कर देगा फाइनल डाइजेशन। कैसे? ये कार्बोहाइड्रेट्स को कर देगा, कार्बोहाइड्रेट्स को चेंज कर देगा किसमें? ग्लूकोज में। प्रोटीन्स को चेंज कर देगा अमीनो एसिड्स में, और फैट्स को कर देगा फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल्स में, या लिपिड्स भी कह सकते हैं। लिपिड्स को जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे उनको चेंज कर देगा फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, तो हमें स्टमक से जब खाना आया फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ऑलमोस्ट सब चीज़ों का हो जाता है, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है खाने का। ठीक है, इसके बाद जब खाने का डाइजेशन हो गया तो अब उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब भी तो करना है। तो क्या होगा? हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं खूब सारे।
ठीक है। तो ये क्या करते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखो कोई चीज़ अगर ऐसे है तो उसका सरफेस एरिया कितना है, इतना सही है, बट इसका सरफेस एरिया कैसे होगा, देखो कितना सरफेस एरिया इसका बढ़ गया है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, ये जो न्यूट्रिएंट्स, अब जो यहाँ पे क्या है, ये सब जो बन गया ये सब क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स ही तो है, इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, देखो खाने का फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स बने इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा कौन, विलाई। और ये क्या होता है, ये हाईली रिच्ड होता है विद ब्लड वेसल्स, इसके आसपास बहुत सारे ब्लड, मतलब इट इज एनरिच्ड विद ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या करती है, इससे न्यूट्रिएंट्स लेके और ब्लड में डाल देती है, कहाँ डाल देते हैं, ब्लड में। ये ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं ये फाइनली न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक जाता है। ठीक है, ये ब्लड से, ब्लड क्या करेगा, ब्लड तो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो ब्लड के थ्रू वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे सेल्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब सेल्स में क्या होगा, फिर वो वो न्यूट्रिएंट्स से क्या करेंगे, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि इसने न्यूट्रिएंट्स को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। एब्जॉर्ब करने के बाद होगा एसिमिलेशन, वो जो खाना आपने एब्जॉर्ब किया है, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड। तो एसिमिलेशन के प्रोसेस में जब ये किसी एनर्जी, ये न्यूट्रिएंट किसी सेल तक जाएंगे, वहां से वो उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो एनर्जी वो डिफरेंट एक्टिविटीज में अपने यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद खाना जाएगा किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फाइनली ये जो बेसिकली जो उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो भी उसके अंदर अभी भी लगता है कि हाँ कुछ यूजफुल मटेरियल है, तो वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जैसे वाटर का बेसिकली ये यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है वाटर का लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम स्मॉल, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है एक्चुअली, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है क्योंकि इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है। ठीक है, लेकिन वैसे ये लेंथ में काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड हम सारी बातें पढ़ चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल क्या था, माउथ टू एनस, उसका सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसके अलावा ये इसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड होता है और लगता है जैसे इसका डायमीटर क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा होता है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सेल्यूलोज का इंटेक करते हैं बेसिकली, क्योंकि वो घास फूस खाते हैं, तो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो काफ़ी लंबा होता है और ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो वैसे ही पका के फूड खाते हैं तो उनके डाइजेशन में उतना समय नहीं लगता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन बींग्स में कंपैरेटिवली छोटा होता है हर्बीवोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, जो बचा कुचा फूड है, जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल है दैट गोज टू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होगा वाटर का और फाइनली हमारा खाना हो जाएगा डाइजेस्ट। So that's all for today's lecture, and in the next lecture we are going to start our new topic, that is respiration. So if you have any doubt you can comment in the comment box and stay tuned with us. Thank you.